नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई हिंदी ये एक छोटा सा शब्द युग्म हजारों चर्चाओं, बहसों, विरोधों और तारीफों का विषय रह चुका है। मुझसे अगर कोई पूछे तो यही कहूँगी कि नई हिंदी आज़ाद दौर की आज़ाद भाषा है। ये वो भाषा है जो उन कॉलेजों, हॉस्टलों और मेसेज से निकली है जो 21वीं सदी में नुमाया हुए। इसमें देसी स्वाद का सौंधापन भी है और कॉकटेल वाला मज़ा भी। मैं इस मामले में खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हम भी इसी दौर से गुजर कर जमा हुए और इसीलिए बहुत आसानी से मैं इस भाषा से कनेक्ट कर पाती हूँ। और एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम में से हर किसी की ज़िंदगी में एक समय तो आता ही है जब हम भाषा को अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग उसमें फेरबदल करते हैं और अपनी सहूलियत मुताबिक नए नए शब्द भी गढ़ते रहते हैं। नई हिंदी एक ऐसी ही जवान भाषा है। पिछले 1 सालों में जब मेरा पढ़ने का शेड्यूल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहा, तब नई हिंदी की ढेर सारी किताबें ऐसे ही पड़ी रह गई, या कहूँ कि हिंदी युग्म की किताबें, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी युग्म से ही प्रकाशित होकर आती हैं। पिछले दिनों जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि इनमें से कुछ किताबें इतनी शानदार हैं कि उन पर तो एक वीडियो आना ही चाहिए। तो आज मैं आप सबके लिए 6 ऐसी किताबें निकाल कर ले आई हूँ जो पिछले 1 साल में यानी 2020 से 21 के बीच प्रकाशित हुई और जिन्हें मैं 20 से 21 के बीच प्रकाशित हुई नई हिंदी की शानदार किताबों में स्थान देना चाहूँगी, यानी बेस्ट ऑफ न्यू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली किताब से। पहली किताब है दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी इब्ने बतूती। दिव्य प्रकाश दुबे को हिंदी युग्म की तरफ से लखपति लेखक का टैग यूं ही नहीं मिला है। जब आप इन्हें पढ़ते हैं और अगर आप पढ़ने लिखने वाले इंसान हैं, रुचि रखते हैं, तो आप इनके कथावस्तु, इनके बेहतरीन संवादों को पढ़ते ही ये बात बड़ी आसानी से महसूस कर पाते हैं। इनका लिखा एक साथ लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ने की ताकत रखता है। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी ये किताब इनकी तीसरी या चौथी किताब है जो मैं पढ़ रही हूँ। ये एक ऐसे माँ की कहानी है जिसका बेटा उसे अपने जीवन में साथी चुनने के लिए प्रेरित करता है। शालू एक सिंगल मॉम है, उसका बेटा है राघव। शालू और राघव के बीच माँ बेटे से कहीं ज़्यादा एक दोस्त सरीखा रिश्ता है, जहाँ माँ बेझिझक अपने बेटे को अब तू मुझे जज करेगा कहकर झिड़क देती है, तो बेटा माँ को अम्मा यार कह करके आसानी से बुला लेता है। राहुल को जब पढ़ने के लिए अमेरिका जाना होता है तो उसे ख्याल आता है कि उसकी माँ अकेली रह जाएगी और अपने दोस्त की सलाह पर वो माँ को एक साथी चुनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ कुछ खत लगते हैं, माँ के खत उनके पुराने प्रेमी के नाम। देखा जाए तो घटनाएं यहाँ से आसान होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं यहाँ से उलझनी शुरू हो जाती हैं। आगे क्या है ये आप इस कहानी में पढ़कर जानिएगा। इस किताब को न सिर्फ दिव्य प्रकाश दुबे की शानदार बयानगी के लिए बल्कि माँ बेटे के बीच एक खूबसूरत रिश्ते के लिए भी एक बार ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। अगली किताब जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है मानव कौल की लिखी अंतिमा। मुझ पर अक्सर मानव कौल को तफसील से न पढ़ने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। दरअसल मानव कौल को मैं एक फिल्म मेकर के रूप में ज़्यादा जानती थी। उनके लेखकी स्वरूप से अब धीरे धीरे परिचय होने लगा है और जब मैंने अंतिमा पढ़ा तो इस बात को मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि ये मुझे बहुत गहराई से अपने लिखे हुए से जोड़ते हैं। इस कदर कि उसे बयां करना मुश्किल है, सिर्फ महसूसा जा सकता है। कुछ वक्त पहले मैं एक मेडिटेशन कैंप में गई थी जहां ध्यान करते वक्त अपने भीतर उठ रही बाधाओं, मुश्किलों, घबराहटों पर से ध्यान न हटाने की सलाह दी जाती थी ताकि हम उन चीज़ों से डील कर सकें। अंतिमा पढ़ते वक्त मैंने कई बार ध्यान की उस अवस्था जैसा महसूसा। आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये कहानी से कहीं ज़्यादा कहानी लिखने की प्रक्रिया का वर्णन है और कहानी लिखने की प्रक्रिया कई बार कितनी मुश्किल भरी हो सकती है। कब कब हम रुकते हैं और कब कब एक लेखक के तौर पर हम आगे लिखने के लिए प्रेरित होते हैं, मानव कौल ने बखूबी इसमें दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि कहानी नहीं है, कहानी भी है और एक मुकम्मल कहानी है। कहानी रोहित की या फिर वर्मा मैडम की, अरु या फिर अंतिमा की, पवन या फिर दुष्यंत की। कहानी क्या है ये मैं बताना नहीं चाहती और मुझे लगता है कि किताब पढ़ने के बाद इसकी वजह आप जान जाएंगे। तीसरी किताब जिसे मैं 2020 से 21 के बीच की शानदार किताबों में रखना चाहूँगी, नई हिंदी की, मेरे सबसे पसंदीदा लेखक सत्यव्यास की उफ कोलकाता। सत्यव्यास उन लेखकों में से हैं जिन्होंने मुझे नए दौर के इन किताबों से दिल लगाना सिखा दिया और आज की ये लिस्ट उफ कोलकाता के बिना पूरी हो ही नहीं सकती थी। कहानी भूत ही है, लेकिन ये डराने के साथ साथ हंसाती भी है।
इंग्लिश में जिसे कहते हैं हॉरर कॉमेडी, बस वही जॉनरा है। सिद्धार्थ अपने दो दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता है। एक रोज़ घर से हॉस्टल लौटते वक्त ट्रेन में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। फिर मुलाकातों का दौर चल निकलता है, लेकिन मोहिनी कभी भी उसे किसी साधारण जगह नहीं मिलती। कभी कब्रिस्तान में, तो कभी सुनसान बीहड़ रास्तों पर, तो कभी ट्रेन की पटरियों के बीच, और हर बार अपने बारे में बिना कुछ बताए एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरती वापस लौट जाती है। इधर हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। हॉस्टल के गलियारों में एक अदृश्य साया मंडराता दिखता है। छात्र बेतरह परेशान हैं और दोस्त सिद्धार्थ को मोहिनी से दूर रहने की सलाह देते हैं। सिद्धार्थ उसके और करीब होता जाता है। फिर एक रोज़ मोहिनी एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सत्यव्यास के किस्सा गोई का ही कमाल है कि उन्होंने मेरे जैसी लड़की से, मतलब मेरे जैसी भीरू लड़की से भी ये किताब बिना रुके पूरी पढ़वा डाली। ठीक जहाँ जहाँ पर कोई हौलनाक मंजर आपके होश फाख्ता करने वाला होता है, लेखक अपने ज़ोरदार पंचेस से आपको हंसाते हंसाते लाहलूट कर देते हैं। इसके पहले मैंने इस जॉनरा को प्रवीण झा की किताब भूतों के देश में एंजॉय किया था, लेकिन वो नॉन फिक्शन थी। और अब उफ कोलकाता पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये कमाल का जॉनरा है, बशर्ते फिक्शन इस तरह लिखा जाए तो किताब पढ़नी तो बनती है। अगली किताब जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी उसे लिखा है सुभाष चंद्र कुशवाहा ने। किताब का नाम है लाल बत्ती और गुलेल। मैंने सुभाष चंद्र कुशवाहा को इससे पहले अब तक नहीं पढ़ा था, लेकिन ये किताब पढ़ते ही मुझे लगा कि इट्स अ वर्थ रीड, इसे पढ़ा ही जाना चाहिए। इनकी कहानियाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकली हैं। आज़ाद भारत का आज़ाद गाँव जो अपनी सोच, रूढ़ियों और भ्रष्ट तंत्र से आज भी आज़ाद नहीं है। ये वो ग्रामीण हैं जिनकी सुख सुविधाओं के लिए बनाए गए नियम कानून अब उनके ही गले की फांस बन गए हैं। ग्रामीण जो कभी मिलजुल कर रहते थे लेकिन संप्रदायों की राजनीति में बट गए, और कभी तो उनका अशिक्षित मन शोषित होते रहने में ही अपना भला समझता रहा। इन कहानियों में गांव के बूढ़े बाबा भी हैं जिनमें उनकी जवानी के ढेरों किस्से हैं, तो प्रगति पथ पर बढ़ता आधुनिक समाज और उसकी विद्रूपता भी। इन कहानियों में नौकरशाही की भेंट चढ़ते व्यक्ति का टूटना, धर्म के नाम पर नफरत बोते षड्यंत्रकारियों का चाले चलना, सरकारी योजनाओं में भ्रष्ट तंत्र का फलना फूलना आप देख पाते हैं। और ये सभी कहानियाँ किसी एक अंत तक नहीं पहुँचती हैं, बल्कि लगातार चलते रहने वाले एक दुष्चक्र का ही एक हिस्सा मात्र दिखाती हैं। आप एक सचेत और जागरूक नागरिक हैं, अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखते हैं, तो फटाफट ये किताब उठाइए और पढ़ डालिए। अगली किताब जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है ऋषभ प्रतिपक्ष की लिखी कृपांडा पोपोपो। इस पर मैं एक पूरा रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन जब बात शानदार किताबों की हो रही हो तो कृपांडा पोपो के बिना वो पूरी नहीं हो सकती है। ये ऋषभ प्रतिपक्ष की पहली किताब है और आते ही उन्होंने समकालीन साहित्य जगत में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इसकी कहानियाँ हमारी खोखली हो चुकी व्यवस्था की कहानियाँ हैं। हमारा भ्रष्ट तंत्र, दोहरी मानसिकता, इंसानी मन की विकृत आकांक्षाएं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति और पुरुषवादी सोच का कुरूप चेहरा। ये कहानियाँ हर उस इंसान के लिए है जो किसी न किसी समाज का हिस्सा है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, आमजन हो, गंवई हो, शहरी हो, किसान हो, छात्र हो या शिक्षक, हर तबके के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि नए नवेले पाठक अगर आप हैं तो आपको इसे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब बात नई हिंदी की शानदार किताबों की हो रही है तो कृपांडा मजबूती से खड़ी दिखाई पड़ती है। किताब के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा वो पूरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इस किताब के बारे में विस्तार से बताया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बढ़ते हैं अगली किताब की ओर, जो कि एक कथेतर यानी नॉन फिक्शन है, सुशोभित की लिखी गांधी की सुंदरता। कुछ भी कहने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि सुशोभित की भाषा नई हिंदी और पुरानी हिंदी के बीच की जो महीन सी रेखा है उसका फ़र्क नहीं करती है। एक तो इनकी भाषा इतनी खूबसूरत है कि मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता, और दूसरा शब्द संपदा इतनी समृद्ध की आश्चर्य होता है। सुशोभित का जो लेखन है वो पुरातन पंथियों और नववादियों दोनों को आकर्षित करने में सक्षम है, और यही कारण है कि मैंने इस किताब को इस सूची में स्थान दिया है। या फिर लेखक की तरह एक मेरा भी लालच कह लीजिए कि मैं ये किताब सबसे पढ़वा लेना चाहती हूँ। गांधी की सुंदरता में लेखक महात्मा में मानुष की खोज करते हैं। इस किताब में
गांधी के जीवन के हर पक्ष का दर्शन उजागर किया गया है। सत्य और अहिंसा के साथ साथ ही उनकी टोपी, चश्मा, चरखा, उनकी घड़ी तक का। आज के दौर में जब हम अपने चारों तरफ गांधी विरोधी विचारों को सुनते हैं, लोगों की ऊट-पटांग दलीलों पर चकित होते हैं, तब हम में से ज़्यादातर लोग या तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जो कि बहुत आसान है ऐसा करना, या फिर जवाब देते समय सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ऐसे में ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा भी अगर गांधी के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस किताब में ऐसी कई किताबों के नाम सुझाए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेखक ने उन्हें पढ़ा है और पूरी रिसर्च के बाद उनका नाम सुझाया है। यानी एक बहुत प्यारा सा छोटा सा गांधी साहित्य कोश भी इसे कह सकते हैं। और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस किताब के बारे में मेरे द्वारा, तो मैंने इस किताब पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो जो है कि उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये थी आज की 6 शानदार किताबें जो विगत वर्ष में लिखी गई, यानी 2020 से 21 के बीच नई हिंदी की लिखी गई शानदार किताबें जो मैंने आपको बताई, और बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये लिस्ट तैयार की है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो बंद करने से पहले इतना तो बताते जाइए कि इनमें से कौन सी किताब आपने पढ़ ली है और कौन सी किताब अब आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलती हूँ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।